अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 का क्विज़ नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बताती जाऊँगी कि इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे आ रहा है। तो आपने वीडियो जो है वो अंत तक देखनी है और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की काफ़ी हद तक हेल्प होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना कोई स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग टेक क्विज पे करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द वन फ्री फ्रॉम जेंडर बेस। ऑप्शन हमारे पास है कि अ प्रोफेसर शुड करेक्ट हिज स्टूडेंट्स पेपर अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड गाइडलाइंस। दूसरा है कि द ऑथरेस मैरी हेजिंस क्लर्क होस्टेड अ बुक सिंगिंग एट बर्नस एंड नोबल। थर्ड ऑप्शन है कि आस्क हाइडेंस मदर टू पैक हिम अ बेटर लंच इन द फ्यूचर। एंड फोर है कि आस्क हाइडेंस पेरेंट्स टू पैक बेटर लंच इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बात की जा रही है कि स्टूडेंट्स का पेपर। अब स्टूडेंट्स में नहीं पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स फीमेल हैं या मेल्स हैं। और दूसरे ऑप्शन में मैरी हिजन क्लर्क की बात की जा रही है तो उससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये मेल है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में मदर की बात की जा रही है, ये भी पता चल रहा है कि ये एक फ़ीमेल है। यहाँ पे बेसिकली हमने जेंडर के लिहाज से देखना है। और उसके बाद फोर ऑप्शन में पेरेंट्स की बात हो रही है, मतलब वो उसके मेल और फीमेल मतलब मदर और फादर दोनों की बात की जा रही है। तो हमें जेंडर का पता चल रहा है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो वो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है जो फ्री फ्रॉम जेंडर हो, मतलब जेंडर उसमें ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स के पेपर है इसमें नहीं पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स क्या हैं, मतलब फीमेल्स हैं या मेल्स हैं या दोनों हैं। तो इसमें नहीं पता चल रहा, बाकी तीनों ऑप्शंस में पता चल रहा है। तो इस लिहाज से इसका एक करेक्ट आंसर होगा। मैंने जल्दी में तब जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसका सी लगा दिया था, बिकॉज मैंने फोकस नहीं किया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन फ्री फ्रॉम जेंडर, कि जो जेंडर बेस पे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो इसको लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द ऑप्शनल पार्ट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंट्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है डिस्कशन एंड थर्ड ऑप्शन है कंक्लूजन और फोर है रिकमेंडेशन। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी ज़रूरी होता है। एनालिसिस रिपोर्ट में हमने लाजमी तौर पर उसका इंट्रोडक्शन देना होता है और डिस्कशन में भी हमने लाजमी बताना होता है इसमें क्या डिस्कस किया जा रहा है। कंक्लूजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक एनालिसिस रिपोर्ट का एंड करना, उसको कंक्लूड करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो फोर पार्ट है हमारे पास रिकमेंडेशन का, इसमें क्या होता है कि हम अपने खुद से रिकमेंड करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल पार्ट होता है। तो इस लिहाज से इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और इसको लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग हैंड आउट से भी देख सकते हैं, जिस लेक्चर नंबर 33 आई थिंक सो, जिसमें यही टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, के इस स्टेटमेंट को बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या है कि द टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड्स एन आउटलाइन ऑन एनालिसिस रिपोर्ट फॉर रीडर्स हु डू नॉट विश टू रीड द इंटायर रिपोर्ट। कि जो टेबल का कंटेंट होता है, मतलब जिसमें स्टार्ट में वो कंटेंट दिया जाता है कि इस जैसे कि आपको एक बुक होती है, उसमें स्टार्ट में कंटेंट दिया जाता है कि इसमें ये लेक्चर्स हैं, ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, फ़लाँ पेज पे ये चीज़ है, फ़लाँ पेज पे ये। इसी तरह यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टेबल का कंटेंट होता है उसमें वो प्रोवाइड करता है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटलाइन प्रोवाइड करता है एनालिसिस रिपोर्ट की। इससे क्या होता है कि वो रीडर्स जो नहीं पढ़ना चाहते कि हम पूरी रिपोर्ट को रीड करें, उनको जो है हेल्प होती है, मतलब जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए ये बेनिफिट होता है। और ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम आउटलाइन देख लें और हम मतलब इंटायर जो हमारे पास रिपोर्ट है उसको आइडिया लगा सकें। तो उस लिहाज से टेबल का कंटेंट जो है प्रोवाइड करता है, इसलिए ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरह हम पूरी बुक का आइडिया लगाते हैं, उसको स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि इसमें ये कंटेंट दिया जा रहा है, इसमें ये लेक्चर डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी तरह हम टेबल कंटेंट जो है उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इस एनालिसिस रिपोर्ट में ये चीज़ डिस्कस की जा रही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, इसका ए आंसर लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ द लीडर। तो अब यहाँ पे विच तो आ नहीं सकता, विच किसी भी चीज़ के साथ आता है जिसकी हम एक प्रोनाउन के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। ये उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हुज़, तो हुज़ भी नहीं आ सकता, मतलब कौन, ये हुज़ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हु इज़ द लीडर। तो उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हुम भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तो हु जैसा कि अगर आप लोग ऐसे किसी को भी पूछ रहे हो कि आप कौन हो, तो हम कहते हैं हु आर यू, या हु लगाते हैं वर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि हु इज़ द लीडर, लीडर कौन है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी होगा। और ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को आता भी होगा, इसका सी आंसर करेक्ट है। उसके बाद इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली एदर बिफोर और आफ्टर द नाउन। यहाँ पे आप लोगों ने अगर मॉडिफायर्स वाला लेक्चर लिया हो जिसमें डिटेल से मिसप्लेस्ड और उसके बाद मॉडिफायर्स ऑफ नाउन, एडवर्ब मॉडिफायर्स, एंगलिंग मॉडिफायर्स का डिस्कस किया गया था। मुझे लेक्चर नंबर एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन उसमें ये डिटेल से बताया गया था कि जो नाउन्स होते हैं, उस मॉडिफायर जो नाउन के साथ यूज़ किया जाता है उसको नाउन के फ़ौरन बाद
या फ़ौरन पहले, मतलब जहाँ पे नाउन है उसके पहले या उसके साथ ही, इमीडिएटली उसके साथ बाद में जो है नाउन के साथ मॉडिफायर को यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा मॉडिफायर होता है हमारे पास, उस वो कौन से यहाँ पे ऑप्शन है इसमें, वो हमारे पास बी ऑप्शन है, मॉडिफायर्स ऑफ नाउन्स। मतलब नाउन्स के जो मॉडिफायर्स होते हैं उसमें मॉडिफायर को नाउन के बिल्कुल इमीडिएटली उसके साथ, उससे पहले या उसके बाद लगाया जाता है। तो इसके लिहाज से इसका बी आंसर करेक्ट होगा। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इन पैराग्राफ राइटिंग डैश इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस इन टर्म ऑफ अनदर। तो एनालॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे एक वर्ड कोई भी प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बेसिकली वो किसी और वर्ड को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है उसकी टर्म में। मतलब एक वर्ड है, जैसे कि वो आप सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत कॉमन है कि चाँद, मेरा बेटा चाँद है या चाँद जैसा है। तो वो चाँद यहाँ पे क्या है, मतलब उसको एनालॉजी के तौर पर आप कह सकते हैं कि वो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह कुछ इस तरह का ही मतलब होता है एनालॉजी का भी, कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तौर पर यूज़ किया जाता है और एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, मतलब उसको बयान करने के लिए एक वर्ड को यूज़ किया जाता है। और सेकंड ऑप्शन है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है आप लोगों को पता ही है। कॉज का मतलब होता है क्यों हुआ, कोई रीज़न देखी जाती है, अगर कुछ हैपेंड हुआ तो देखा जाता है उसकी रीज़न क्या है। और इफेक्ट क्या होता है कि उसका असर क्या हुआ है, मतलब अगर कुछ हुआ है, कोई कुछ हो गया है, ठीक है, उसका असर क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ है। तो रिज़ल्ट क्या हो सकता है, इफेक्ट होता है, और जो रीज़न होती है, मतलब हम रीज़न देखते हैं, वो क्या होता है, काज होता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की जा रही कि जिसमें मतलब स्टेटमेंट में हमें नहीं दिया गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट नहीं किया जाता यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसमें तो कंपेयर किया जाता है सिमिलैरिटीज़ को या डिफ्रेंशिएशंस को। उसके बाद फोर ऑप्शन है रिलेशन, ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर आप गौर करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है एनालॉजी, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे है, क्योंकि इसमें वन ऑब्जेक्ट है प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अनदर, मतलब दूसरे की जगह पे एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, या मतलब उसकी जगह पे आप कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता है। तो एनालॉजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। ये मुझे लेक्चर नंबर नहीं याद, लेकिन आपके इन्हीं क्विज़ के लेक्चर्स में ये डिस्कस किया गया था। एनालॉजी और कॉज इफेक्ट का ये सारे टॉपिक्स एक ही लेक्चर में डिस्कस किए गए थे। तो ये आई थिंक सो लास्ट वाले जो लेक्चर्स हैं आपके, शायद 35 हो लेक्चर शायद, या 34, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर दिस डेफिनेशन, इट कंटेन्स एन एनालिसिस ऑफ द टेक्निकल इशूज़ इम्पोर्टेंट टू द रिपोर्ट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दे दी गई है और नीचे वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है अपेंडिक्स, दूसरा है कंक्लूजन, तीसरा है डिस्कशन एंड 4 है टाइटल पेज। अब ये क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर 33 से आया है। अब अपेंडिक्स में जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट जो है, कंटेंट्स वगैरह को, रॉ मटेरियल वगैरह को बताया जाता है। कंक्लूजन में एंड किया जाता है किसी भी चीज़ का। और डिस्कशन में क्या करता है, एनालिसिस ऑफ टेक्निकल इश्यूज इम्पोर्ट टू द रिपोर्ट। तो इसमें जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, मतलब उसमें एनालिसिस वगैरह को डिस्कस किया जाता है या रखा जाता है। उसके बाद 4 ऑप्शन है, उसमें तो टाइटल होता है, जैसे किसी भी ऐसे वगैरह का, किसी भी पैराग्राफ वगैरह का टाइटल होता है, इसी तरह ये एक टाइटल होता है पेज का। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसमें क्या करता है कि इट कंटेन्स एन एनालिसिस ऑफ द टेक्निकल इश्यूज इंपॉर्टेंट टू द रिपोर्ट। तो सी इसका करेक्ट होगा, आंसर होगा। इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि अपोस्ट्रॉफीज आर यूज टू फॉर्म। अब अपोस्ट्रॉफी कह रहे हैं कि किस लिए यूज़ की जाती हैं। अब बेसिकली अपोस्ट्रॉफी जो है वो पोजेसिव नाउन के लिए यूज़ की जाती है और इंडेफिनेट नाउन के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसका क्या यूज़ है कि अगर किसी की मलकियत को शो करना हो तो वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे किसी की कंट्राडिक्शन जो है उसको यूज़ करना हो, जैसा कि इट इज़ है तो इट्स लगा देंगे और एस के दरमियान अपोस्ट्रॉफी डाल देंगे तो वो एक कंट्राडिक्शन बन जाएगी। इस तरह के वर्ड्स के लिए अपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो अपोस्ट्रॉफी के अकॉर्डिंग है, तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ये पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ की जाती है। तो इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डज अ सेंटेंस कंटेन व्हेन इट हैज़ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन्स। जो कह रहे हैं कि कौन सा एरर है। कॉमा सप्लाइज से पहला ऑप्शन। कॉमा सप्लाइज में बेसिकली क्या होता है, कॉमा सप्लाइज में कॉमा का एरर होता है। कॉमा जो है वो रॉन्ग जगह पे यूज़ किया जाता है या यूज़ नहीं किया जा रहा होता, तो वो एरर होता है। एफ यूज़ में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जो है इकट्ठे लिखा जाता है और उनका सही जो है एग्जैक्ट आइडिया वाला नहीं दिया जा रहा होता, और मतलब उनका जो मेन आइडिया होता है उसको मिक्सअप कर दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रिंग सेंटेंसेस में क्या होता है, स्ट्रिंग सेंटेंसेस और 4 ऑप्शन स्ट्रक्ट मॉडिफायर, ये दोनों मिलते जुलते हैं। दोनों में ही बेसिकली जो है लॉन्ग स्ट्रिंग्स का इशू होता है, इनमें शॉर्ट स्ट्रिंग को यूज़ करना चाहिए।
लेकिन जो स्टेटमेंट हमें दी गई है कि व्हेन इट हैज़ लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन्स, तो यहाँ पे मॉडिफायर्स और नाउन्स की बात की जा रही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। डी जो है ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग मॉडिफायर्स ऑफ जो है लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स होती हैं, तो इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कन्फर्म करना चाहें तो वही जो लेक्चर मैंने आप लोगों को पहले बताया था मॉडिफायर्स वाला, आप लोग उसमें से कन्फर्म कर सकते हैं। तो इसका डी आंसर लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, ये कौन सा सेंटेंस है जो पंक्चुएट किया गया करेक्टली। अब फर्स्ट ऑप्शन में है कि द चेयरमैन आस्क्ड व्हाई आर आवर प्रॉफिट डाउन। हमारे पास जो पहला ऑप्शन हमने देखना है कि हमें जो है कॉमा लगाया गया है हमारे पास, जो जहाँ पे है द चेयरमैन आस्क्ड, उसके बाद कॉमा होना चाहिए। उसके बाद है जो स्टेटमेंट दी गई है वो इन्वर्टेड कॉमाज में होनी चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। जो इन्वर्टेड कॉमाज में हमें दी गई है स्टेटमेंट, जो सेंटेंस मतलब उसने जो कहा था वो इन्वर्टेड कॉमाज में तो दिया गया, ठीक हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन है कि व्हाई आर ओवर प्रॉफिट्स डाउन, तो क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमने देखनी है कि पंक्चुएशन के लिहाज से करेक्ट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो है रॉन्ग है, वो क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है वो लास्ट पे दिया गया है, जबकि वो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आना चाहिए। और दूसरी जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है इसके लिहाज से, इसलिए इसका बी आंसर करेक्ट होगा। और इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एंड आई होप कि इसको इससे आप लोगों की काफ़ी हद तक हेल्प हुई होगी। आपके जो ये टॉपिक्स क्विज में आ रहे थे, मैंने साथ साथ ट्राई किया है कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, आप लोगों को जो है इसकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो जाए, या इस टाइप के अगर फाइनल में भी आते हैं MCQs या भी आपके क्विज में आते हैं तो आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सको। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और अगर वीडियोज़ को फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।